नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का सपना दिखाकर वोट लेने वाली बीजेपी पिछले 11 सालों से देश की सत्ता पर काबिज है, लेकिन ना तो भय कम हुआ, ना भूख कम हुई और ना ही भ्रष्टाचार पर कोई लगाम लग सकी। ऊपर से देश की युवा पीढ़ी बेरोजगारी का ऐसा दंश झेल रही है जो आजादी के बाद शायद ही कभी झेला हो। ऊपर से जब जनता परिवर्तन का मन बनाती है तो वोट चोरी शुरू हो जाती है। वोटर अधिकार यात्रा में कुछ इसी अंदाज में सत्ता को घेरने वाले राहुल गांधी ने अब कोलंबिया से भी बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बता दिया, देश के लोकतंत्र को खतरे में बता दिया। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंसक आंदोलनों से परिवर्तन नहीं होता, भारत में प्रजातांत्रिक तरीके से ही परिवर्तन होगा। जाहिर है गांधी के देश में हिंसा का समर्थन तो कोई नहीं करता, लेकिन क्या सत्ता में बैठे लोगों को अब आंदोलनों का डर सताने लगा है? यह बड़ा सवाल है। यह रिपोर्ट देखिए। The single biggest risk is आइडियोलॉजी ने ही गांधी जी की हत्या करी है। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। सही श्रद्धांजलि तो सही प्रणाम, सही मैं कहूँगा स्मरण गांधी का यही होगा कि गोडसेवादी विचारधारा मानने वाले लोग सत्ता से बाहर। जिस दिन ये किताब लिखी गई थी उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है, और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। महादेवपुरा से आलंद तक चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों के 2 एटमी धमाके और वोट चोरी के खिलाफ पूरे बिहार में अलख जगा चुके राहुल गांधी ने विदेशी धरती से भी भारत के मौजूदा हुकूमत पर हमला बोला। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत में बेरोजगारी के संकट पर चिंता जताई, तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा, देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि हम चीन की तरह जनता की आवाज नहीं दबा सकते। if you look at big empires,
and you look at the British Empire, you look at the American Empire, and any other empire, what you find is that they arise in energy transitions. So when you have a transition in energy, the way we move, the power that controls that transition tends to become a superpower. The British controlled steam, the steam engine and coal, they became a superpower. Then the Americans managed the transition from coal and steam to petrol and the internal combustion engine. And now we are facing a new transition. We are facing a transition from the internal combustion engine to the electric motor, and from the fuel tank to the battery. Real fight between the United States, which has a maritime vision of the world, and China, which has a terrestrial vision of the world, is about who is going to manage this energy transition. So far, the Chinese are winning that battle. Attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. Thank you. कोलंबिया में EIA यूनिवर्सिटी में छात्रों से रूबरू राहुल गांधी ने नोटबंदी और GST का जिक्र कर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को निशाना बनाया और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का इल्जाम भी जड़ दिया। Of two policies that the government came out with. One was the demonetization of our currency, and the other, which essentially destroyed our small and medium businesses and allowed very large monopolists to control big sections of our economy. And the second is a goods and services tax, which was again designed to harm small and medium businesses. So we believe that infusing technology into agriculture, into small and medium businesses, and supporting small and medium businesses is the way forward for entrepreneurship. And that's a big difference between us and the current government. The current government believes that having one or two big monopolists is the solution. They demonetize the currency with the idea that they'd get rid of cash. It doesn't work. I mean, they demonetized it and cash is right back, you know. So as a policy, it was a failure. You're right. There is big informal economy in India and in Colombia. But I think the forcible conversion of that informal economy into a formal economy is problematic. Whereas the gradual conversion of that informal economy into the formal economy is the way to go. भारत में भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया और अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार करने वाली कंपनियों का रिश्ता पीएम मोदी से जोड़ दिया। राहुल ने भारत के विश्व गुरु बनने की तोता रटंत पर भी सवालिया निशान लगा दिया। Centralization of power is an effective tool. In India, we have huge amounts of corruption now at very, very centralized level. So, 3 or 4 businesses basically taking over the whole economy, having a direct relationship with the Prime Minister. So it's rampant in India. I don't think India sees itself as taking leadership in the world. I don't think that's not our model.
right? We are a large country, and we believe in having a partnership. And we are not arrogant enough to believe that we should lead the world, right? Every country has its own perspective, every region has its own perspective, and I think there is a lot of scope for working together and a lot of scope for partnership. कोलंबिया से भारत के लोकतंत्र और मौजूदा हुकूमत पर सवाल ने बीजेपी की पूरी पलटन को गुस्से से भर दिया। अर्थव्यवस्था पर 3-4 कंपनियों के एकाधिकार और उससे पीएम मोदी का रिश्ता जोड़ने वाले राहुल के बयान ने बीजेपी की बेचैनी को दूना कर दिया और राहुल के खिलाफ वही पुराना घिसा पिटा राग शुरू हो गया। मसलन राहुल गांधी विदेश में देश का अपमान कर दे, और ये राहुल गांधी की पुरानी आदत। राहुल गांधी विदेश में हैं। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी हैं। देखिए, पहले तो वो पढ़ते नहीं है और बिना पढ़े कुछ भी अनर्गल बोल दिया। मैं सोचता हूं कि किसी भी राजनेता को, विशेष रूप से हिंदुस्तान की संसद में नेता प्रतिपक्ष को, बिना पर्याप्त जानकारी के किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और उन्होंने जो कुछ भी वहाँ विदेश की धरती पर जाकर के हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े संगठन के मामले में अज्ञानतावश जो जानकारी दी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी निंदा की जानी। देखिए, ही इज अ डिसग्रेस। ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं हैं, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। राहुल ने कोलंबिया से लोकतंत्र पर खतरे का संकेत दिया तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंसक आंदोलनों पर सवाल उठाया। दलील ये कि परिवर्तन सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से ही संभव है। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि अगर लोकतंत्र वोट चोरी का शिकार हो जाए तो फिर आंदोलन क्यों न किया जाए। उपदेश उन संगठनों से क्या सुना जाए जिनकी विचारधारा पर गांधी की हत्या का इल्जाम है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई। आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है और आरएसएस आइडियोलॉजी ने ही गांधी जी की हत्या करी है। आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती है। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया और गांधी जी के जन्मदिन पर एक हत्यारे संगठन का 100 वर्ष पूरा होने पर उत्सव मनाया जाए, ये बहुत ही दुखद बात है। आज 2 अक्टूबर है, इसलिए स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की भी जयंती है। अपने स्वातंत्र्य की लड़ाई में उनका योगदान तो अविस्मरणीय है, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा हो, भारत का जीवन
किस प्रकार के तंत्र से चले, उसके बारे में देने वाले हमारे जो उस समय के दार्शनिक नेता थे, उनमें उनका स्थान अग्रणी है। हिंद स्वराज में उन्होंने वह चित्र का रेखांकन किया है। सही मैं कहूंगा स्मरण गांधी का यही होगा कि गोडसेवादी विचारधारा मानने वाले लोग सत्ता से बाहर। आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। महात्मा गांधी जी के साथ किस तरीके से क्या हुआ वो सब लोग जानते हैं। तो हम लोग गांधीवादी हैं और गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को मानने वाले लोग हैं। आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं और परिवर्तन चुनाव से ही होने चाहिए। शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जो इस आदर्श वाक्य के खिलाफ। लेकिन अगर व्यवहार में चुनावी लोकतंत्र संदेह के घेरे में हो, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हों, तो फिर बदलाव होगा कैसे? इस यक्ष प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।